नमस्कार दोस्तों फोर्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 1998 लाए गए थे। आज की क्लास में हम इन्हीं रूल्स को रीड करेंगे और साथ में एग्जांपल्स के साथ इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे पे फिक्स की जानी है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। अब तक हम थर्ड पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, पंजाब फाइनेंशियल रूल कवर कर चुके हैं। आप इस चैनल पर अवेलेबल हर वीडियोस को इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रूल 1 में बताया गया है कि इन रूल्स को कहते हैं पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 1996 और ये रूल 1 जनवरी 1996 से एप्लीकेबल हैं। रूल 2 में बताया गया है कि ये रूल किन एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। रूल 3 के नीचे नोट में बताया गया है कि मेडिकल सर्विसेज के केस में एडिशनल इंक्रीमेंट जो कि हाउस जॉब या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए दी गई होगी उसको भी पे में इंक्लूड किया जाना है। स्क्रीन पर देखिए आपको मास्टर स्केल नजर आ रहा है। ये स्केल 2520 से लेकर 23,600 रुपए तक का है। रिवाइज्ड पे रूल्स 1988 में जैसे 2 बार मास्टर स्केल इंट्रोड्यूस किए गए थे, इन रूल्स में 2 बार मास्टर स्केल इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं और एक यही स्केल जो है इस पे कमीशन के लास्ट तक रहा है। रूल 5 में लिखा गया है कि पुराने एम्प्लॉइज चाहे तो पुराने वाले रूल्स में ही रह सकते थे, पर जो एम्प्लॉइज 1 जनवरी 1996 या उससे बाद ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था तो एम्प्लॉय की 1 जनवरी 1996 से पे रिवीजन की जानी थी। रूल 3 के क्लॉज सी और रूल 7 में पुराने एम्प्लॉइज की पे को नए रूल में रिवीजन करने से रिलेटेड फार्मूला दिया गया है। इसमें स्टेप 1 में देखिए बेसिक पे में क्या क्या ऐड किया जाना है। तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे पहले 148% डीए ऐड करना है। इसको हम रेडी रैकनर में भी रीड करेंगे। स्टेप 3 में देखिए पहले फर्स्ट आईआर ऐड किया जाना है। अगर तो बेसिक पे 3500 रुपए से कम है तो फर्स्ट आईआर 150 रुपए ऐड किया जाना है और अगर 3500 रुपए से ज्यादा है तो आईआर 200 रुपए ऐड किया जाना है। स्टेप 4 में बताया गया है कि सेकंड आईआर भी ऐड किया जाना है जो कि बेसिक पे का 10% लेना है। अभी लास्ट 5th स्टेप देखिए, इसमें बताया गया है कि हमें 40% ऑफ बेसिक पे को भी ऐड करना है जो कि पे फिक्सेशन बेनिफिट के तौर पर ऐड किया जाएगा। इसके बाद देखिए जो भी हमारी फिगर आएगी अगर वो मास्टर स्केल की 2 स्टेजेस के बीच में है तो नेक्स्ट वाली स्टेज जो है वही एम्प्लॉय की पे फिक्स की जाएगी। अभी देखिए मास्टर स्केल क्या लेना है इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे एम्प्लॉय की जो पोस्ट है उसका जो स्केल होता है वो एक अमाउंट से लेकर एक अमाउंट तक का होता है, तो अगर तो उस स्केल के बीच में कोई फिगर आ रही है तो वो हम नेक्स्ट स्टेज लेंगे। अगर जो फिगर हमारे पास आई है वो उस स्केल के मैक्सिमम से भी ज्यादा है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज नहीं लेनी है, जो भी हमारी फिगर है वही फिक्स की जाएगी। अब स्क्रीन पर देखिए आपको एक रेडी रैकनर नजर आ रहा है, ये आपको इन रूल्स के लास्ट में मिलेगा। इसके फर्स्ट कॉलम में देखिए पे एंड एडिशनल पे दी गई है, उसके बाद डीए एज ऑन 1 जनवरी 1996 दिया गया है और उसके बाद फर्स्ट आईआर एंड सेकंड आईआर दिया गया है और इन सब का टोटल करके 4th कॉलम में दिया गया है। इसके बाद पे फिक्सेशन बेनिफिट 40% ऑफ पे दिया गया है और पे फिक्सेशन बेनिफिट को ऐड करने के बाद टोटल अमोलमेंट्स 6 नंबर कॉलम में दिए गए हैं। अभी जो 6th कॉलम में अमोलमेंट्स आ रहे हैं अगर वो मास्टर स्केल के 2 स्टेजेस के बीच में है तो नेक्स्ट स्टेज आपको 7th कॉलम में दी गई है। रूल 7 के नीचे फर्स्ट प्रोविजो ए में लिखा गया है कि अगर इस तरह से पे रिवाइज करने के बाद भी रिवाइज्ड स्केल के मिनिमम से पे कम बनती है तो जो पे है वो रिवाइज्ड स्केल के मिनिमम पर फिक्स की जाएगी।
इसके नीचे फर्स्ट प्रोविजो बी में लिखा गया है कि अगर 40% पे फिक्सेशन बेनिफिट को ऐड करने के बाद फिगर रिवाइज्ड स्केल के मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाती है, रिवाइज्ड स्केल के मैक्सिमम पर पे फिक्स की जाएगी और रिवाइज्ड स्केल के मैक्सिमम से इस फिगर का जितना डिफरेंस है उसको पर्सनल पे बना दिया जाएगा और फ्यूचर इंक्रीमेंट्स के साथ उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। आपने याद रखना है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन करने पर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को चेंज नहीं करना है, सिर्फ बंच इफेक्ट का बेनिफिट मिलने पर ही डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज होगी। इसके साथ ही आपने ये भी याद रखना है कि जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 1 जनवरी 1996 को इंक्रीमेंट आ जाएगी और पे फिक्सेशन भी उसी दिन करनी होती है, तो उसके पास ऑप्शन होता है इन रूल्स में भी कि वो ओल्ड पे इंक्रीमेंट लेना चाहता है या रिवाइज पे पर इंक्रीमेंट लेना चाहता है। रूल 7 के नीचे ही सेकंड प्रोविजो में बंच इफेक्ट का बेनिफिट देने के लिए कहा गया है। अगर हम बंच इफेक्ट के बेनिफिट को समझे तो एग्जिस्टिंग स्केल में जितने बार एम्प्लॉय इंक्रीमेंट ले चुका होगा उसको डिवाइड करना है 3 के साथ और जो भी फिगर आएगी उसमें से फ्रैक्शन को इग्नोर करना है और उतनी इंक्रीमेंट उसकी सिक्योर कर देनी है। मान लीजिए कि किसी ने 3 इंक्रीमेंट ली है तो 3 के लिए डिवाइड करेंगे, 3 के साथ 1 आएगा तो 1 की इंक्रीमेंट उसको रिवाइज्ड स्केल में देनी है। इसको बंच इफेक्ट बोलते हैं और जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बंच इफेक्ट के साथ पे फिक्स की जाएगी उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 12 महीने बाद कर दी जाएगी। बंच इफेक्ट को हम इस वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे। अभी रीड करते हैं रूल 7 के नीचे थर्ड प्रोविजो जिसमें पे पैरिटी के बारे में बताया गया है। थर्ड प्रोविजो में बताया गया है कि अगर जूनियर एम्प्लॉय की पे बंच इफेक्ट के कारण सीनियर एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाती है तो सीनियर एम्प्लॉय की पे को स्टेप अप करना है। इसी केस से रिलेटेड रूल 8 के नीचे सेकंड प्रोविजो में बताया गया है कि अगर सीनियर एम्प्लॉय की पे 1 जनवरी 1996 को स्टेप अप की जाती है तो सीनियर एम्प्लॉय की डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी जूनियर के बराबर कर दी जाएगी अगर जूनियर एम्प्लॉय की डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट सीनियर एम्प्लॉय से पहले आती है। रूल 7 के नीचे 4th एंड 5th प्रोविजो स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंसेस और एनपीए से रिलेटेड है। इसको आप स्क्रीन पर रीड कर लीजिए। अब जो आपको स्क्रीन पर चार्ट नजर आ रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसमें बताया गया है कि अगर इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी 1996 को आती है और पे रिवीजन करनी होती है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो ओल्ड पे पर इंक्रीमेंट लेना चाहता है या रिवाइज्ड पे पर इंक्रीमेंट लेना चाहता है। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर बंच इफेक्ट के बिना पे रिवीजन की जाती है तो इंक्रीमेंट डेट को चेंज नहीं करना है। अगर पे रिवीजन बंच इफेक्ट के साथ की जाती है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 साल के बाद दी जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि पे पैरिटी के केस पर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होगी। रूल 8 सब रूल 2 एंड 3 में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्केल के मैक्सिमम पर पहुंच जाता है तो उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी और एसीपी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जब तक 23,600 रुपए की बेसिक पे नहीं हो जाती है उस टाइम तक एज इट इज इंक्रीमेंट्स और एसीपी का बेनिफिट दिया जाना है। रूल 10 में लिखा गया है कि इन रूल्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर किसी मैटर पर इन रूल्स में नहीं लिखा गया है तो किन ऑर्डर्स में किन रूल्स को फॉलो किया जाना है। तो अगर किसी मैटर के रिगार्डिंग इन रूल्स में नहीं है तो सबसे पहले पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 1988 को फॉलो किया जाना है और उसके बाद पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 1979 को फॉलो किया जाना है। अभी हमने पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 1998 को रीड कर लिया है और हमने देखा है कि इसमें प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई भी रूल नहीं है। तो प्रमोशन से रिलेटेड रूल 8 जो रिवाइज पे रूल्स 1988 में अवेलेबल है वही इन रूल्स में भी एप्लीकेबल होगा।